नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में। और आज के इस शुमारे में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तहसन रिजवी। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र के ज़रिए हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली सरगर्मियों से रूशनास कराते हैं और हम आपके लिए लेकर आते हैं अदबी, तहज़ीबी और सियासी सरगर्मियों का हाल, जिसमें शामिल है मुशायरे जश्न नौबहार, हुकूमत हिंद की जानिब से मुनक़िद वाटर कलर एग्ज़िबिशन, ऐवान गालिब में मुनक़िद अमन व अमान कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक किताब की रस्म रूमनुमाई हुई उसका हाल बयान करेंगे। और उसके बाद चलते चलते हम अपने अकाबरीन को, उन शख्सियात को याद करेंगे उर्दू अदब के हवाले से जिन्होंने कार-ए-नुमाया अंजाम दिया और जिनके काम को आज भी दुनिया याद करती है। तो आइए नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं शेर व अदब की एक महफ़िल में। गुज़श्ता दिनों इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी ख़ासियत ये रही कि इसमें नई नस्ल के फ़नकारों ने, शुअरा ने शिरकत की और उन्हें सुनने के लिए उर्दू अदब की नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद थीं। जब हमने इस मुशायरे की मुंतज़िम मोहतरमा कामना प्रसाद से बात की तो उन्होंने कहा, नौबहार का प्रथम पुष्प हम स्वर्गीय गोपाल दास नीरज की स्मृति शेष को समर्पित करते हैं। और अब मीरे कारवां तो गुज़र गया, अब हम एक रोज़ क्या उम्र भर गुबार देखते रहें। जश्न नौबहार यूथ पोइट्री के एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ। दरअसल जो नई नस्ल के शायर हैं, वो उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, उनकी दिलचस्पियाँ, उनके वाक़यात, उनके हादसात, उनके अतराफ़ होने वाले रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, वो सब क़द्रे मुख्तलिफ़ है और वो उनकी फ़िक्र भी नई है। तो ज़ाहिर है कि उनका अंदाज़े बयां भी नया है और मुख्तलिफ़ भी है। तो ये ज़रूरी है कि वो जो कह रहे हैं, और ये एक और बात ये है कि नई इजादात और नए इन्वेंशंस की वजह से नई टेक्निक्स मिली हैं, नए टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं और जिसकी वजह से वो अल्फाज भी मुख्तलिफ हो गए हैं। अब जैसे फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि अकबर इलाहाबादी ने भी बहुत अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपनी शायरी में, पर हम अभी की बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो बदलाव है, ये ग्लोबल थॉट का नतीजा है, क्योंकि आज की यूथ जो है वो ग्लोबल सिटीजन्स है और ज़ाहिर है तो उनकी शायरी भी अभी की है, इस दौर की अक्कास भी है और उसके वक्त की, उनके वक्त की बातें भी करती है। तो हमें ये ज़रूरी लगा कि उनकी शायरी को भी मंजर आम पे लाना चाहिए। हमने महफ़िल के शुरका हज़रात से भी बात की तो उन्होंने बताया, अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर प्रोटेस्ट शायरी भी है और तरह तरह के नई इमेजरी है और नए तासुरात हैं जो मेरे ख़्याल से सुनने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम तो एक पुराने अंदाज़ के लोग हैं, वही सुनते आए हैं उसी शायराना अंदाज़ में जिसमें काफ़ी क़ानून है। लेकिन ये जो मैंने आज सुनी कविताएं, शेर और दोहे, तो एक अच्छा लगा, नया लगा। तो आज बड़ा अच्छा मौका है कि एक मुशायरा चल रहा है बहुत अच्छा इस्लामिक सेंटर के अंदर। तो मैं भी शायर गीतकार हूँ, तो इसलिए अपनी कुछ लाइनें देख रहा हूँ कि मैं तेरी चाहत में यूं दीवाना बन गया हूँ, मेरे इर्द गिर्द के कहें कि बेगाना बन गया हूँ, कि देखे तू भी यूं मुझे प्यास तेरी बुझे जैसे, कि देखे तू भी यूं मुझे
प्यास तेरी बुझे जैसे, जानू मेरी मैं तेरे लिए, मैं खाना बन गया हूँ, मैं खाना बन गया हूँ। अच्छी बात यह है कि जश्न नवबहार की जो पुरानी रवायत चलती आ रही है, जो पुराने तरीके हैं उर्दू शायरी करने के या जो कविताएं पढ़ने के वगैरह, तो उसमें एक नई बातें कही जा रही हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ऑडियंस जो है काफ़ी हद तक बदल चुकी है, जो नीचे बैठती है मुशायरों में, तो वो नई बातें सुनना चाहती है। जो आज का माहौल है, आजकल का पॉलिटिकल माहौल है, आजकल का जो या यूँ भी कहीं आजकल की मॉडर्न रोमांटिक रिलेशनशिप है, जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं, तो मॉडर्न चीज़ें एंड पुरानी ज़बानों का रिश्ता और नए हालात की बात, तो ये दोनों साथ में होती तो एक बहुत अच्छा, तो जैसे आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव राइटिंग की तरफ एक पहला कदम है ये। हमारे कलम को आज़ादी बख्शी है एक तरीक़े की जश्न नौबहार, ये कहने के लिए हमसे कि यू कैन राइट वट एवर यू वांट टू राइट एंड हाउ सो एवर यू वांट टू राइट, एंड द पीपल हु आर सेइंग, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम उर्दू ज़बान को के लिए सर्विस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए और उसे गले लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उन लोगों का जिन्होंने इस महफ़िल को आरास्ता किया है और मौका दिया है नई आवाज़ों को सामने आने। तो नाजरीन, आइए आपको कुछ अशार भी सुनवाते हैं। सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, अजीब ख्वाब था आंखें उतार ले गया है। सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, अजीब ख्वाब था आंखें उतार ले गया है अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर है, अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर, वो मेरी जात से वहशत उधार ले गया है। उसके कूचे जाके पूछेंगे कभी, उसके कूचे जाके पूछेंगे कभी, क्यों लगे ये रास्ता देखा हुआ। उसके कूचे जाके पूछेंगे कभी, क्यों लगे ये रास्ता देखा हुआ। और एक तो दिल के कदम भी तेज़ थे, एक तो दिल के कदम भी तेज़ थे, उस पे जीना इश्क का भीगा हुआ। घर जब टूटता है बहुत जोर की आवाज करता है, घर जब टूटता है बहुत जोर की आवाज करता है, सब कुछ एक रात की पलटी पे समझ नहीं आता। रास्ते का बीच से कट जाना था तुम्हारा चले जाना, चेहरों, इलाकों, संभावनाओं, विकल्पों का बट जाना, सरगम से नी का छूट जाना, धूप का 10 परत फीका हो जाना था तुम्हारा चले जाना। और फिर इन सब से बुरा देखना, निभाते खुद को जिम्मेदारियां, समझते कि दावे सच होते हैं, पर जिस पल किए जाते हैं उसी पल तक महदूद होता है उनका यथार्थ। तुम्हारा धीरे धीरे सरक जाना चेतना से दुखद है, दुख जो लगता है चेहरों पे किसी बड़ी आग से उठे सेक के गुबार की तरह। ऐ मेरी जान के मुहाफिज सफ़ेद पोश चारागर, नसों में सुइयां चुभाते हुए तू तो अब न डर। मैं खुद भी आज इस बिस्तर पे मरना चाहता हूँ, पर बहुत से काम बाकी हैं, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी तालीम की खातिर जो सर पर कर्ज रखा है उसे वापस चुकाना है। अभी सारे करीबी दोस्तों की शादियां होंगी, मुझे जश्नों में जा जाकर मुबारकबाद देना है। अभी भाई मेरा बच्चा है कंधे कागज़ी से हैं, उसे हर फ़र्ज़ से हर कार से आगाह करना है। अभी माँ को ये डर है कि वो अपनी वालिदा जैसे किसी भी लादवा बीमारी से मर जाएगी एक दिन, मुझे इस खौफ से उसको अभी आज़ाद करना है। अभी वालिद के चेहरे पर है तारीख़ी दरारें, सो उन्हें एक अज़्म का शीशा मुझे तोहफ़े में देना है। वो कारोबार जो गुर्बत से सरवत तक हमें लाया, वो बरसाए सदा बरकत दुआएं करनी बाकी हैं। अभी एक शख्स जिसकी उल्फतों की याद में हूँ मैं, वो अब अंधेरों में खामोश बैठा गुम सा रहता है। मेरे दिल में कहीं उम्मीद का एक दीप मध्यम है, यहाँ इस दीप की लौ से वहाँ एक दीप जलना है। ऐ मेरी जान के मुहाफिज सफ़ेद पोश चारागर, नसों में सुइयां चुभाते हुए तू तो अब न डर। मैं खुद भी आज इस बिस्तर पे मरना चाहता हूँ, पर मुझे थोड़ी इजाज़त दे, मुझे कुछ पल की मोहलत दे, बहुत से काम बाकी हैं, अभी मैं मर नहीं सकता। ऐसी महफिल में आप जाएं और आपके मुंह से
वाह वाह न निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आइए इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं मंडी हाउस के करीब त्रिवेणी कला संगम में, जहां नए फ़नकारों की हौसला अफजाई के लिए गुज़श्ता दिनों हुकूमत हिंद की जानिब से एक वाटर कलर एग्ज़िबिशन का इनक़ाद किया गया, जहां इन नए फ़नकारों के फ़न पारों की नुमाइश की गई और इसके साथ ही इन फ़नकारों को इस पेंटिंग के फ़न से मुतल्लिक़ बेशतर मालूमात फ़राहम कराई गई। जब हमने वहाँ तशरीफ़ लाए, लोगों से उनके ख़यालात जाने तो उन्होंने बताया। साहित्य कला परिषद दिल्ली गवर्नमेंट में आर्ट एंड कल्चर का एक एक्सटेंडेड विंग है और ये जो एग्ज़िबिशन है ये थीमेटिकली हमने साहित्य कला परिषद ने एज एन वाटर कलर के लिए रखा था, जिसमें अक्रॉस द कंट्री इंडिया में से अलग अलग स्टेट्स में से 15 आर्टिस्ट ने अपने आर्ट वर्क्स भेजे हैं, उनका काम लगा है यहाँ पर और टोटल एज एन यहाँ पर 50 आर्ट वर्क्स लगे हुए हैं। साहित्य कला परिषद का इनिशिएटिव यही है कि इस एग्ज़िबिशन के द्वारा कि जो एक हमारा जो स्पार्क चला गया है वाटर कलर्स में से, वाटर कलर्स को हम भूल गए हैं और उसकी वैल्यू, उसका ट्रीटमेंट जो काफ़ी मुश्किल है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। आई एम बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट की सोसाइटी है, और आई एम अ फाउंडर ऑफ वाटर कलर सोसाइटी ऑफ इंडिया। सो मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है साहित्य कला परिषद का, न्यू कमर्स को और वाटर कलर्स को उठाने के लिए, अगर मैं बात कहूँ अपलिफ्टमेंट के लिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस मोस्ट ट्रेडिशनल मीडियम इज़ वाटर कलर, और इस मीडियम को जजमेंट मिले और लोग इसको अप्रिशिएट करें और देखें कि इसके अंदर भी कितने वंडर्स हो सकते हैं, सिर्फ ऑयल में ही नहीं, एक्रेलिक में ही नहीं। और अगर मैं अपनी पेंटिंग्स की बात करूं, मैं मोस्टली इंजन्स के ऊपर काम करता हूं और मेरे टॉप व्यूज़ जो एरियल व्यूज़ होते हैं मैं उसके ऊपर काम करता हूं। और ये जो पेंटिंग है ये इस्तांबुल की पेंटिंग है, मैंने इसको इस्तांबुल में जाके बनाया था, टर्की में, और ये अवॉर्डेड है। और मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं ये वाली पेंटिंग, तो ये भी अवॉर्डेड है नेशनल वाटर कलर सोसाइटी के अंदर, अमेरिका। ये दिस इज़ बेसिकली सिल्वर स्टार अवॉर्डेड पेंटिंग है, और ये हावड़ा ब्रिज मैंने टॉप एंगल में बनाया है। यहाँ पे अपनी 4 पेंटिंग्स लगाई हुई हैं जिसमें सब अलग अलग थॉट पे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने एक सीन बनाया है चांदनी चौक का, जो यह प्रदर्शित करता है कि जो हम लोग की लाइफ की दौड़ भाग है, मैंने उस चीज़ को प्रदर्शित किया अपनी पेंटिंग से। एंड मेरी भी इसी चीज़ से एक रिलेटेड है मेरा भी लाइफ, कि मैं सुबह निकलता हूँ एंड शाम को जाता हूँ एंड स्केचिंग करता हूँ, वाटर कलर करता हूँ। तो इस पेंटिंग के द्वारा मैंने अपनी लाइफ को भी एक प्रदर्शित किया है। वाटर कलर मेरा फेवरेट मीडियम है और बाकी सारे मीडियम में से। तो मैंने जिस तरीके से मैंने अपने दिल्ली में एक्सपीरियंस करा है, जितना ट्रैवल करा है ऑटो और पुरानी दिल्ली से रिलेटेड, वो मैंने थ्रू वाटर कलर अपने काम को दिखाया है। जैसे कि इसमें मैंने ऑटो स्टैंड दिखाया है कि ये दिल्ली को रिलेट करता है कहीं ना कहीं, और मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं ट्रैवल करता हूँ ऑटो में वो दिखाया है। और इवन इन दिल्ली और बाकी स्टेट्स में भी ऑटो का जो कलर है, ब्यूटीफुल कलर जो येलो और ये जो ग्रीन, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मेरे को। तो उसको रिप्रेजेंट कराएं थ्रू अपने स्किल के और अपने कलर सेंस के उससे। मेरा नाम सोमनाथ है, मैं कलकत्ता में पैदा हुआ था, उसके बाद मैं दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह काम करता हूँ। मैंने अपने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई BHU वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। वाटर कलर से मुझे बचपन से लगाव था, और वाटर कलर में जब काम करता हूँ मुझे इसका स्वच्छता बहुत अच्छा लगता है। एंड वाटर कलर से जब काम करता हूँ मुझे लगता है कि जैसे नेचर के जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अर्थ, वाटर, फायर,
सो मुझे लगता है नेचर के एक एलिमेंट को लेके मैं काम कर रहा हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। मेरे इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में मैंने क्रिएटर की जो कुर्सी होता है उसको लेके अपना सोच व्यक्त किया है। मुझे लगता है जो क्रिएटर है वो अपने काम के थ्रू दिखते हैं, चाहे वो ऊपर वाले हो या फिर जब मैं खुद क्रिएट करता हूँ मैं भी अपने आप को उनके करीब पाता हूँ। तो इसीलिए मेरे सारे कुर्सी है बट उसमें कोई है नहीं, और उसके इर्द गिर्द उनका जो दुनिया है उससे उस क्रिएटर का महसूस हो रहा है। मैं किरण सोनी गुप्ता हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स में एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं भारत सरकार में साथ साथ एक कला भी करती हूँ और कला के प्रति बहुत बड़ा पैशन रखती हूँ, और यही एक पैशन था जो मुझे यहाँ पर खींच कर लेके आया। और कल ये फ्लूइड लैंडस्केप्स का उद्घाटन हुआ। इस एग्ज़िबिशन में करीब 15 आर्टिस्ट हैं और 50 के करीब उनका वाटर कलर्स एग्जिबिटेड है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत में भी कंटेम्प्रेरी आर्ट में वाटर कलर्स का इतना बढ़िया काम होना, मैं समझती हूँ हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। गुज़श्ता दिनों ऐवान गालिब में अमन व अमान कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें इस्लामी रहनुमाओं ने मुल्क में अमन व आतिशी के पैगाम पर ज़ोर दिया। इस प्रोग्राम में बरतानिया से साकिब बिन इकबाल शामी ने भी शिरकत की। जब हमने इस इजलास के सरबराह से बात की तो उन्होंने बताया, इस कॉन्फ्रेंस के रखने में हमारा मकसद लोगों को अमन का पैगाम देना है, जिसका उन्वान है औलियाए हिंद अमन आलम कॉन्फ्रेंस। जैसा कि आज पूरी दुनिया के अंदर देखने में आ रहा है कि हर तरफ कत्ल गारत गरी, खून रेज़ी, रेप, लूट मार, भूखमरी और हर तरफ तशद्दुद फैला हुआ है, दहशतगर्दी फैली हुई है। ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हम इसके ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि ये जो दुनिया के अंदर कत्ल गारत गरी, खून रेज़ी हो रही है, ये ख़त्म हो और लोगों के अंदर भाईचारा, मेल मोहब्बत कायम और उसकी हमदर्दी पैदा हो और एक दूसरे से लोग हमदर्दी और मोहब्बत करने वाले बन जाएं। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान चूँकि हमेशा से गंगा जमुना तहज़ीब का गहवारा रहा है, यहाँ हमेशा लोगों को अमन और चैन का पैगाम दिया है। तारीख़ गवाह है, आज से 800 साल पहले ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने यहाँ आने के बाद लोगों को अमन और चैन और शांति का पैगाम दिया, जिससे लोगों के अंदर एक मोहब्बत और हमदर्दी पैदा हुई। चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो या ना हो, वो इंसान से हमदर्दी करने वाला ज़रूर बन गया। तो आइए नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं इल्म और अदब के गहवारे यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब, जहां गुज़श्ता दिनों गालिब और अहद गालिब की रस्म रूनुमाई की गई। इस मौके पर एक मुज़ाकरे का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुक़र्रीन ने इस किताब की अहमियत और इसकी अफादियत पर अपने ख़यालात का इजहार किया गया। नाजरीन, आपको बताएं कि ये किताब गालिब इंस्टीट्यूट की अहम तसनीफ़ात में से एक है। तो नाजरीन, चलते चलते हम उर्दू अदब के उन दरख्शा सितारों को भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जो इस हफ़्ते इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और जिन्होंने बेशबहा खिदमात अंजाम दिए उर्दू अदब के लिए। डीडी उर्दू के उन दरख्शा सितारों को याद करता है जिनमें शाइस्ता इकरामुल्लाह हैं, जो 22 जुलाई 1915 को इस दुनिया में आईं
और 11 दिसंबर 2000 में वो इस दुनिया को खैराबाद कहकर चली गई। उन्होंने शेर व अदब में बेशबहा खिदमत अंजाम दी, जिसको ताक़यामत तक रहती दुनिया याद रखेगी। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि उनमें ही एक अज़ीज़ इंदौरी भी हैं जो उर्दू अदब के दरख्शा सितारे रहे हैं, और इन्होंने जो उर्दू अदब के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं उसे रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। अज़ीज़ इंदौरी 23 जुलाई 1932 को इस दुनिया में आए और 30 अक्टूबर 2014 को इस दारफ़ानी को खैराबाद कह दिया। नाज़रीन, इन्हीं नामों में से एक नाम और है, वो है इब्न सफ़ी का। इब्न सफ़ी वो शख्सियत है जिन्होंने जासूसी अदब में वो मकाम हासिल किया है जो किसी और नावल निगार के हिस्से में नहीं आई। उन्होंने अपने कलम से अपने क़ारीन के बीच में वो जादू जगाया जो किसी और नावल निगार के हिस्से में नहीं आई। इब्न सफ़ी 26 जुलाई 1928 को इस दुनिया में आए और 26 जुलाई 1980 को इस दुनिया को रुखसत करके चले गए। हालांकि इब्न सफ़ी इलाहाबाद में पैदा हुए, लेकिन वक्त आखिर वो पाकिस्तान में सुकूनत अख्तियार कर चुके थे और कराची शहर में उन्होंने इस दुनिया को खैराबाद किया। लेकिन इब्न सफ़ी ने जो मकाम उर्दू अदब में पैदा किया है वो किसी और मुसन्निफ़ के हिस्से में नहीं आई है। तो नाजरीन, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है ddurdu@gmail.com। तो इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।